अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ द टॉक्सिक बीस्ट बाय अरीशा खान पार्ट 3। बीस्ट तुम्हारा शक सहीन था। गुल खान के आदमियों ने हमारा जंगल वाला घर जलाकर खाक कर दिया। रोहेल की बात पर बीस्ट ने एक तरफा मुस्कुराहट पास की। गुड। रोहेल अब खामोश था। शायद वो बीस्ट के सवाल करने का इंतजार कर रहा था। मोर। बीस्ट ने खामोशी तोड़ी। बीस्ट, टास्क 1 सक्सेसफुल हो चुका है। वाओ, दैट्स ग्रेट, वेल डन आरजे। बीस्ट की बात पर रोहेल मुस्कुराने लगा। बीस्ट ने टेबल से एक पेन उठाया और उसे घुमाने लगा। नेक्स्ट टास्क। बीस्ट की नजरें पेन पर थी। बीस्ट, कल रात 2 बजे मेरी यूके की फ्लाइट है। रोहेल ने वजह बताई। आफ्टर। अब बीस्ट की नज़रें उस पर मरकूज थी। 1 हफ्ते तक मैं सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करूंगा और फिर नेक्स्ट टास्क। गुड। रोहेल ने नज़रें झुकाए जवाब दिया, जिस पर बीस्ट ने भी मुख्तसर जवाब दिया। 1 हफ्ता हो चुका था मगर रोहेल माही को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। उसने यूके जाने का भी ये बहाना किया था कि उसके बॉस ने बिजनेस के कुछ मामलात के लिए उसे यूके भेजा था। इस 1 हफ्ते में माही को न जाने रोहेल की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो एक पल भी रोहेल को याद किए बिना नहीं रह पाई थी। जबकि अरीशा को 1 हफ्ते से शहराम की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला था। शायद वो ठीक चल रही थी, तभी अब तक शहराम उससे मिलने नहीं आया था। ना ही उसे उस रात के बाद किसी किस्म की धमकी मिली। उसके डैड की भी बार बार कॉल्स आ रही थी मगर वो उनसे भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। रोहेल आज शाम ही वापस तुर्की आया था। बीस्ट को उसने तमाम हालात से आगाह कर दिया था। अब हालात बहुत पेचीदा हो चुके थे। अब वक्त था कोई बहुत ठोस फैसला करने का, कोई बहुत बड़ा कदम उठाने का। रोहेल सेकंड टास्क के लिए बिल्कुल तैयार था। माही रोहेल की वापसी पर बहुत खुश थी। उसके जाने के बाद उसके जाने के बाद उसने तुर्की की काफ़ी जगहों पर विजिट किया मगर रोहेल के बिना उसको खूबसूरत जगह भी बोरिंग बेकार सी लग रही थी। मगर आज जब वो वापस आया था तो उसने दूसरे दिन ही माही को डिनर पर ले जाने का कहा था। वैसे तो उनके कमरे साथ थे मगर फिर भी रोहेल माही से यूं आकर नहीं मिलता था, क्योंकि अब बात कुछ और थी। आरजी, आर यू रेडी? बीच की आवाज़ पर रोहेल ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। बीच ने उससे अपनी तरह ट्रेन किया था। किसी भी मुश्किल वक्त में किस तरह अपने फ़ायदे की बात करना, किस तरह किसी सामने वाले का जहन पढ़ना, सामने वाले को किस तरह कायल करना, कब और कैसे खुद को पुरसुकून रखना, सब कुछ उसने रोहेल को सिखाया था। और रोहेल उसके सिखावे पर पूरा उतरा भी था। वो जानता था कल उसे किस तरह पूरी सूरत हाल को काबू करना था। रात भर वो जाकर कल का इंतजार करता रहा और सुबह का सूरज निकलते ही रोहेल ने सबसे पहले बीस्ट को कॉल की और फिर माही को 5 बजे तैयार रहने का मैसेज करता हुआ खुद किसी काम से निकल गया। शाम 5 बजे का वक्त था जब माही वाइट कलर की सिंपल सी फ्रॉक पहने, गले में दुपट्टा लिए, बालों को आज़ाद किए, शीशे के सामने खड़ी रोहेल के मैसेज का वेट कर रही थी। जब ही रोहेल की कॉल आई थी। क्या मसला है रोहेल? मैं कब से वेट कर रही थी आपका, और आप। उफ, सॉरी ना माय स्लीपिंग ब्यूटी, बाहर आ जाओ जल्दी। वो माही को मनाता हुआ उसके ही कमरे के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जब वो कमरे से बाहर निकली तो रोहेल की नजरें उस पर पड़ी और वो वहीं खड़ा रह गया। रोहेल, चले? माही की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में आया और उसे फिर से देखने लगा। उन दोनों की आज इत्तेफाक से मैचिंग हो गई थी, क्योंकि रोहेल ने भी ब्लैक पैंट के साथ वाइट शर्ट ही पहनी हुई थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो मेरी स्लीपिंग ब्यूटी। रोहेल इस पत्थर में दिल में रोहेल इस पत्थर दिल में कितनी हसरतें लिए उसे देख रहा था। वो वाकई आज पहले से भी कई गुना ज्यादा प्यारी लग रही थी। आप भी। माही ने शर्माते हुए नजरें झुकाई। चलें? रोहेल ने उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ ले जाने लगा मगर जब उसने रोहेल का रुख लिफ्ट की तरफ जाते देखा तो उसके चेहरे पर खौफदारी होने लगा और उसके कदम वहीं रुक गए। रोहेल उसके यूं अचानक रुकने पर उसे सवालिया नजरों से देखने लगा मगर जल्द ही समझ गया कि क्या मसला है। रोहेल ने माही का मजबूती से हाथ थामा और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। मेरी जान, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। फिर कैसा डर है? माही को यूं लगा जैसे वाकई वो बेवजह डर रही हो। उसकी हिम्मत, उसकी ताकत उसके साथ ही है। रोहेल के इशारा करने पर माही ने एक हाथ से रोहेल का बाजू पकड़ा और दूसरे हाथ से रोहेल के हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। रोहेल ने लिफ्ट के अंदर कदम रखा, तब ही माही उससे चिपकने लगी तो उसने माही को अपनी बाहों के हिसार में लिया। मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ।
रोहेल ने एक बार फिर उसे अपनी बाहों में पनाह दी थी और वो एक बार फिर रोहेल की बाहों में खुद को महसूस कर रही थी। बस फर्क सिर्फ इतना था, पहले वो उसके लिए अनजान था मगर अब वही शख्स उसकी जान था। उनके होटल से निकलते ही किसी ने उनकी कार का पीछा किया था। रोहित सबसे पहले माही को शॉपिंग के लिए लेकर गया, उसे शॉपिंग करवाई और फिर वो लोग कुछ देर यूं ही मुख्तलिफ जगहों पर विजिट करते रहे। तकरीबन रात 9 बजे का टाइम था जब उनकी कार एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी, मगर तभी रोहिल की गाड़ी के सामने किसी और की गाड़ी रुकी। रोहेल को उनकी यह हरकत बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। माही भी उसके साथ ही कार से निकली। अभी रोहेल कुछ समझता ही कि इन नकाबपोश आदमियों ने रोहेल पर फायर किया, जिस वजह से एक गोली रोहेल के कंधे पर लगी। वो खुद को संभाल न पाया, इसलिए जमीन पर जा गिरा। माही की चीख फिजा में नमूदार हुई। गोली चलने की आवाज से माही ने कानों पर हाथ रख लिया था। माही भागकर रोहेल के पास गई और उसका सर जमीन से उठाकर अपनी गोद में रखा। इन दोनों के सफेद कपड़े अब खून की वजह से बिल्कुल लाल हो चुके थे। कोई है, प्लीज हमारी मदद करे। माही चीख चीख कर रो रही थी। रोहेल का एक हाथ खून में भर चुका था, दूसरे हाथ से वो माही के हाथ को मजबूती से पकड़ा हुआ था। आंखों से आंसू जारी थे। जान तो जब निकली जब रोहेल ने आंखें बंद कर दी। यार जेनिश, तुम्हें मसला क्या है? आखिर उसकी लाइफ में उसकी मर्जी, वो जो भी करे, तुम्हें उसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है? हारिस जेनिश की बातें सुन सुन के थक चुका था, जब भी परेशान होकर बोल पड़ा, जबकि अरीशा और हारून भी उनके साथ ही मौजूद थे। ये लोग एक कैफे में थे। जेनिश बार बार माही के लिए फिक्रमंद हो रही थी। उसे माही का रोहेल के साथ रहना कुछ अजीब लग रहा था, जबकि बात तो अरीशा को भी पसंद नहीं आई थी। मगर वो कहती भी क्या, उसे तो अपना ही मसला समझ नहीं आ रहा था। हर इस बात टेंशन की नहीं, दोस्ती की है। ना वो कितनी मासूम है, उसे लोगों की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि वो हमारी दोस्त है। यह हमारा फर्ज है कि उसे किसी भी गलती करने से पहले रोके, समझाए, शायद वो गलती पर हो। जेनिश अभी फिक्रमंद थी। हारिस ने अपना सर पकड़ लिया था। बस कर दो लड़की, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो इसके बारे में। माना कि वो मासूम है, मगर उसे अपने अच्छे बुरे की समझ है। वो बेहतर जानती होगी कि रोहेल उसके लिए कैसा रहेगा। और तुमने तो उसे अपने हवासों पर ही सवार कर लिया। यार जेनी, हद हो गई। हारिस की बात पर जेनिश ने मुंह बनाया, मगर तभी हारून की आवाज पर सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। यार, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ हारून? हारिस ने हारून के मोबाइल को अजीब नजर से घूरते हुए देखा। माही का मैसेज आया है कि रोहेल को गोली लगी है, हमें फौरन इस एड्रेस पर पहुंचना होगा। हारून की बात पर सब घबरा गए और वहां से उठकर टैक्सी करके हॉस्पिटल जाने लगे। हारून, प्लीज गाड़ी तेज चलाओ। माही पता नहीं किस हाल में होगी, वो कितना डर रही होगी। अरीशा को अब माही की बेहद फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो इतनी मुश्किल सूरत हाल में हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली थी। दूसरी तरफ काफी देर तक वो यूं ही रोती रही। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और कोई उनकी हेल्प भी नहीं कर रहा था। मगर तब ही एक कार आकर रुकी, जिसमें दो लड़के बैठे थे। उन्होंने फौरी तौर पर रोहेल को उठाकर गाड़ी में डाला और माही को हॉस्पिटल का बताकर वहां से जाने लगी। मगर माही ने रोहेल का हाथ नहीं छोड़ा। रोहेल अपने होश में नहीं था, मगर ठीक से बेहोश भी नहीं हुआ था, इसलिए माही का हाथ अब तक उसने मजबूती से पकड़ कर रखा हुआ था। तो माही भी उन्हीं लोगों के साथ रोहेल को हॉस्पिटल ले गई। वहां जाकर डॉक्टर ने फौरी ऑपरेशन करके गोली निकालने का कहा और फिर उन दोनों लड़कों ने रिसेप्शन पर पेमेंट की और वहां से चले गए बिना कुछ बताए। माही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करती। उसने मोबाइल अनलॉक किया और हारून को मैसेज करके सूरत हाल से आगाह किया। अभी वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी रो रही थी जब जैनिश, हारिस, अरीशा और हारून वहां आ गए। माही। अरीशा की आवाज सुनकर माही खड़ी हुई और भागकर उसके गले लग गई। अर्श, ये क्या हो गया है रोहेल के साथ? अर्श, मैं क्या करूं? रो रो कर उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। माही, बताओ तो कि आखिर ये सब हुआ क्या है? रोहेल को गोली लगी कैसे? अरीशा ने माही के आंसुओं को साफ करते हुए पूछा। माही बहुत डरी हुई लग रही थी। वो आरू, जब हम रेस्टोरेंट के सामने रुके तो दो लोगों की गाड़ी हमारे सामने रुक गई और उन नकाबपोशों ने गोली मार दी मेरे रोहेल को। माही फिर से रो रही थी, जबकि जैनिश और अरीशा मुसलसल से तसल्ली देते रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या रोहेल की किसी से दुश्मनी थी? माही, क्या इन लोगों ने तुम लोगों से कुछ छीना, कुछ लेने की कोशिश की? हारिस ने कुछ सोचते हुए पूछा, जिस पर माही ने नाम में सर हिलाया। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। वेयर इज मिसेस रोहेल जहाजेब?
वो शुरू में ही माही को रोहेल की बीवी समझ रहे थे, इसलिए सबको देखकर कंफ्यूज हुए। तभी माही सामने आई, सब लोग उसे हैरत से देख रहे थे। डॉक्टर, पेशेंट की हालत अब कैसी है? ऑपरेशन हो चुका है, गोली निकाल दी गई है, होश आने में अभी थोड़ी देर लगेगी। डॉक्टर कोई तुर्किश नहीं बल्कि पाकिस्तानी था, इसलिए उर्दू में बात करने लगा। शुक्र अल्लाह का, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? माही ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फिर से फिक्रमंदी से पूछा। कुछ ही देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, तब आप अपने हस्बैंड से मिल सकती है। थैंक्स। माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जिससे वो सबसे छुपा ना सकी। क्या क्या मतलब है इसका? मैंने सारी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम उसे अब तक कन्विंस नहीं कर पाए? और कन्विंस तो दूर की बात, तुमने तो अब तक ऐसा कुछ कहा भी नहीं। कैसे कैसे बढ़ेगी बात आगे? कैसे? टेल मी। एसके की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, जबकि दूसरी तरफ अब भी खामोशी थी। बात सुनो मेरी तुम, अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ या डॉन ने उसे कोई नुकसान पहुंचाया, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, अपने बाप की तरह, समझे तुम? एक बार फिर से डॉन का सारा गुस्सा उस शख्स पर उतार कर एसके ने फोन को जमीन पर दे मारा। मैं भी देखता हूँ कैसे तुम मेरी बेटी पर गंदी नजर डालोगे डॉन। हर बार की तरह इस बार भी शराब की बू पूरे कमरे में फैली हुई थी, जबकि टेबल से किताबें नीचे गिरी हुई थी। वो कमरा किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। जबकि दूसरी तरफ डॉन एसके की पीठ में खंजर घोंपने के मंसूबे बना रहा था। वो न सिर्फ बीस्ट और गुलखान को, बल्कि वो तो एसके को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता था। सर, पहले ऑपरेशन बीस्ट करना है, ये फिर एसके की डॉटर को उठाना है, या फिर एसके की डॉटर को उठाना है। डॉन का आदमी सर झुकाए डॉन के जवाब का मुंतजिर था। बोध, अगर उसे बीस्ट का साथ हासिल हो जाता तो गुलखान जैसे 10 गैंगस्टर को बआसानी सफा हस्ती से मिटा चुका होता। मगर अब जब बीस्ट एक बार फिर से उसकी ऑफर रिजेक्ट कर चुका था, तो ये उसके लिए नुकसानदा साबित हो सकता था। बीस्ट सबके बाद आखिर में उसका भी काम तमाम कर देता। इसलिए वो गुलखान जैसे गैंगस्टर के साथ मिलकर बीस्ट के साथ एसके को भी खत्म करना चाहता था। सारी रात वो लोग वहीं रहे, क्योंकि माही वापस जाने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए वो लोग भी माही के साथ ही थे। गोली लगना कोई आम बात नहीं थी। जिन लोगों ने रोहेल को नुकसान पहुंचाया था, वो लोग माही को भी नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए सब लोग माही के साथ ही थे। रोहेल के पास रूम में सिर्फ माही थी। फजर का वक्त था। जब माही नमाज अदा करके दुआ कर रही थी, तब रोहेल को होश आने लगा। माही, रोहेल को होश आने लगा था। माही जल्दी से उठकर रोहेल के पास आई और उसके हाथ में अपना हाथ दिया। तभी सब लोग उस रूम के अंदर आ गए, क्योंकि वो बार बार माही से रोहेल की तबीयत पूछने आ रहे थे। रोहेल, मैं यही हूँ रोहेल, आपके पास। रोहेल का सर चकरा रहा था, मगर माही को देखकर वो उठने की कोशिश करने लगा। नहीं प्लीज रोहेल, अभी डॉक्टर ने आपको रेस्ट का कहा है। माही ने रोहेल को उठने से रोका। तब रोहेल ने वहां खड़े लोगों पर नजर डाली। जानता तो सबको था वो, मगर अब माही को सवालिया नजरों से देखने लगा। रोहेल, ये सब आपकी खैरियत पूछने आए हैं। माही के अलावा उसे सब की मौजूदगी कुछ अजीब लग रही थी, मगर माही की खातिर वो सब कुछ बर्दाश्त कर जाता था। तभी हारिस और हारून बेड के करीब आए रोहेल की खैरियत पूछने के लिए, जिस पर रोहेल ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। वो लोग समझ चुके थे रोहेल माही से कुछ बात करना चाहता है, मगर उन सब की मौजूदगी में खलल बन रही थी। चलो गाइस, अब हमें चलना चाहिए। हारिस की बात पर वो लोग सब माही से मिलकर वहां से जाने लगे। माही, जब भी रोहेल को डिस्चार्ज किया जाए या जो भी बात हो, प्लीज मुझे बताना, हम लोग फौरन हॉस्पिटल आ जाएंगे। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अरीशा ने माही के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हौसला देकर समझाने लगी। माही ने हाँ में सर हिलाया तो वो लोग वहां से चले गए। माही को दुपट्टा बांधे देख कर रोहेल के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। मेरे लिए दुआ कर रही थी? माही ने नजरें झुकाई। अगर गोली बाजू के बजाय सीधा दिल पर लगती और मैं मर जाता तो? रोहेल की बात पर माही की आंखें नम हो गई। अल्लाह ना करे ऐसे ना कहे। रोहेल ने माही को अपने पास बिठाया। मरा तो नहीं ना, जिंदा हूँ, रोहेल ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा। कौन थे वो लोग रोहेल, और उन्होंने ऐसा क्यों किया था? माही की बात पर रोहेल ने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया, जो माही को परेशान कर गया। रोहेल प्लीज बताए ना, आखिर बात क्या है? क्या आपकी किसी से दुश्मनी है? प्लीज मुझे बताए। माही के बहुत पूछने पर रोहेल ने रुख उसकी तरफ किया और उसका हाथ थामा।
माही, वादा करो मुझसे, तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, हर हाल में मेरा साथ दोगी, मेरे साथ रहोगी। रोहिल ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, जैसे वो उसे खोने से डर रहा हो। रोहिल, क्या हो गया आपको? मैं साथ हूँ आपके, हालात चाहे जैसे भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, प्रॉमिस। माही ने रोहिल को यकीन दिलाते हुए कहा। मैं नहीं जानता वो लोग कौन है, मगर जब से मैं बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल पर हूँ, तब से मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मेरा पीछा करता है, कोई है जो मुझ पर नजर रखता है। रोहिल ने कुछ सोचते हुए कहा, तो आप अपने बॉस को इस बात का क्यों नहीं बताते? खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो, और वो आगे भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो। माही ने फिक्रमंदी से कहा, जब जिस पर रोहेल काफी देर तक कुछ सोचता रहा। मैंने सोच लिया, मैं ये जॉब छोड़ दूंगा और एक न्यू जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, मगर इसके लिए मुझे यहाँ से दूर जाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। रोहेल ने आखिरी अल्फाज माही से नजर चुराते हुए अदा किए थे, जिस पर माही उसे सवालिया नजर से देखने लगी। दूर जाना पड़ेगा मतलब? माही, मैंने पहले ही ये सोच लिया था, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। मैंने पेरिस में रहने का सोचा था, मगर अब जब आप मेरे साथ हो, मैं यूँ आपको कहीं भी छोड़कर नहीं जा सकता। रोहेल का मतलब साफ था, मगर माही कुछ समझ नहीं पा रही थी। रोहेल, मैं समझी नहीं, आपको जाना भी है और आप मुझे छोड़कर जा भी नहीं सकते, मतलब क्या है आपका? माही, विल यू मैरी मी? माही को लगा जैसे उसने गलत सुना है। क्या क्या कहा आपने? माही ने समझी माही ने नासमझी में पूछने लगी, जिस पर रोहेल उठकर बैठने लगा। माही, मुझसे शादी करोगी? माही की आंख खुली रह गई। रोहेल आखिर ही क्या कह रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ओह कम ऑन ओह कम ऑन आरू, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? बस इतना ही तो पूछ रहा हूँ कि कोई बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा? कोई किसी को लाइक करती हो क्या तुम? हारून की बातों पर अरीशा का दिमाग घूम रहा था। वो कब से उसका सर खाया जा रहा था। अब अरीशा का गुस्सा उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। ये क्या बकवास बातें पूछ रहे हो? दिमाग तो खिसक नहीं गया तुम्हारा? अरीशा बेड से उठकर इतना गुस्से में उसके करीब आई कि हारून खुद को तकिए के पीछे छुपाने लग गया। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं बॉयफ्रेंड को संभालूं? मुझसे अपना गुस्सा नहीं बर्दाश्त होता, बॉयफ्रेंड के नखरे किधर से बर्दाश्त करूंगी? अजीब। अरीशा खा जाने वाली नजर से हारून को घूर रही थी, जबकि हारून अब सही मानों में अरीशा से ऐसा सवाल पूछकर पछता रहा था। अर्श, बस यार, मैंने तो ऐसे ही सिंपल सा सवाल पूछा था, मुझे क्या पता तुम तो हिटलर ही बन जाओगी। हारून ने डरने वाले अंदाज में अरीशा को कहा, जिस पर अरीशा उसे आंखें छोटी करते हुए देखने लगी। तुमसे इसी घटिया और बेहुदा सवाल की उम्मीद की जा सकती है, हटो पीछे। अरीशा ने चिप्स का बाउल उसके हाथ से छीना और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई। अच्छा, एक और सवाल पूछूं, एक लास्ट। हारून ने दांत दिखाए। पूछो, मगर ध्यान से, कहीं ये बाउल तुम्हारे मुंह पर ही ना उल्टा दूं मैं, समझे? अरीशा ने उसे फौरन वॉर्न करने वाले अंदाज में कहा और चिप्स खाने लगी। चलो मान लिया तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मगर कोई ऐसा तो होगा ना जो तुम्हारे दिल पर राज करता होगा, या फिर फ्यूचर में कभी करेगा, जो तुम्हारा फ्यूचर होगा, जो तुम्हारे दिल में बसता होगा। उसके कहने की देर थी, अरीशा के सामने उस हड्डी वाले का चेहरा आने लगा। उसकी वो ब्राउन आंखें, उसका वो गुस्सा, उसकी कुर्बत, उसकी सजा, उसका जुल्म, उसका लम्स, उसकी आवाज और उसकी खुशबू। अरीशा का आधा सांस ऊपर और आधा नीचे रह गया। अर्श, क्या हो गया? हारून ने अरीशा की आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, जिस पर वो होश की दुनिया में आई। उफ, क्या मसला है तुम्हें? अरीशा ने मुंह बनाते हुए नजर चुराई। मैंने कुछ पूछा है। हारून उसे जांचती नजर से देखने लगा। दिल पर राज। अरीशा खान सबके दिलों पर राज करती है, मगर कोई भी ऐसा नहीं जो अरीशा खान के दिल पर राज करेगा, समझे तुम? अरीशा ने एक अदा से अपने चेहरे पर आए बालों को हाथ से हटाते हुए कहा। और अगर ऐसा कोई आ गया तो? वो भी हारून था जिसे सवालात करने पर पीएचडी की हुई थी। कोई भी नहीं आएगा, समझे तुम? हटो, अब दिमाग खराब मत करो। अरीशा ने उसे धक्का दिया और चिप्स का बाउल उसके हाथ में रखकर वहां से चली गई। कसम से बहुत जिद्दी है यार, हारून ने अपने बालों को सहलाते हुए कहा, जब भी अरीशा दोबारा वहां आई। इधर दो, ये सारे लेकर बैठ गए। अरीशा ने उसके हाथ से चिप्स का बाउल छीना और अपने कमरे में चली गई। सारी लेकर चली गई, जबकि हारून पीछे से मुंह बनाता रह गया। दूसरी तरफ रोहेल, ये कैसे मुमकिन है? आपने तो कहा था ना कि। माही ने फिक्रमंदी। हाँ, मैंने कहा था कि मैं पाकिस्तान जाकर आपके डैड से बात करूंगा, मगर सब कुछ आपके सामने है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने आपको मेरे साथ देख लिया है। अगर अब मैं आपके डैड से मिलने जाऊंगा तो ना सिर्फ आपको बल्कि
उन्हें भी जान जाएंगी वो, मेरे साथ आपकी भी जान को खतरा है। रोहेल ने फिक्रमंदाना अंदाज में माही का हाथ पकड़ा। माही ने नजर झुका ली, क्योंकि वो किस तरह से अपने डैड के बिना उससे शादी कर सकती थी, ये मुमकिन नहीं था। माही ने हाथ छोड़ दिया और वहां से उठने लगी। अब वो रोहेल का दिल धड़का रही थी। रोहेल उसके इस तरह करने पर डरने लगा था। माही, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बस तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। आज उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया है, मगर कल को तुम्हें अगर कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? आपको मेरी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरे डैड पुलिस ऑफिसर हैं। माही ने रोहेल को देखे बिना ये कहा था। वो समझ चुका था माही उसकी बात मानने के हक में नहीं है, इसलिए वो चुप हो गया। कुछ ही देर में वहाँ डॉक्टर्स आ गए। मिस्टर रोहेल, कैसा फील कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने रोहेल की फाइल चेक करते हुए पूछा। पहले से बेहतर। गुड। आपकी मिसेज आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी। बहुत लकी हो आप, आपको ऐसी मिसेज मिली है। डॉक्टर की बात पर रोहेल ने नम आंखों से माही को देखा तो माही ने नजर झुका ली। डॉक्टर, मैं डिस्चार्ज कब तक हो जाऊंगा? यहाँ बेड पर पड़े पड़े मेरा पूरा जिस्म दुख रहा है। गोली लगी है आपके बाजू पर। 1-2 दिन तो आपको यहीं हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा मिस्टर रोहेल। डॉक्टर भी हैरान था कि आखिर इतनी बड़ी चोट पर भी वो उठ खड़ा होने का सोच रहा था। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। आप आज शाम तक मुझे डिस्चार्ज कर दे प्लीज। वो भी रोहेल था अपनी बात पर अड़ा रहा। माही को रोहेल की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उससे हो क्या गया अचानक से। ओके मिस्टर रोहेल, बट आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, मैक्सिमम 1 वीक तक। डॉक्टर कहकर चला गया, जबकि माही रोहेल से कुछ पूछना चाह रही थी, मगर रोहेल ने दूसरी तरफ रुक करके आंखें बंद कर ली थी। माही को उसकी यह हरकत नागवार गुजरी। क्या वो उससे नाराजगी का इजहार कर रहा था? वो भी इस तरह से? माही सोचों में पड़ गई थी। अगर रोहेल वाकई उससे नाराजगी बरतेगा तो वो उसकी ये नाराजगी कैसे बर्दाश्त करेगी? वो बहुत कमजोर दिल की लड़की थी। उसमें नफरतों को नाराजगियों को बर्दाश्त करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। बीस्ट काम हो गया। गोली डायरेक्ट आरजे के बाजू पर लगी है। बासिम और नौफिल ने बीस्ट को खबर दी, जिस पर बीस्ट ने उनकी तरफ रुख किया। ये बीस्ट का ही आइडिया था, ताकि माही को रोहेल के करीब लाया जा सके, क्योंकि रोहेल नहीं चाहता था कि वो माही को खुद से खौफजदा करे और खुद से खौफजदा करे। वो इस नाजुक दिल लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो चाहता था माही अपनी रजामंदी से उसको अपने निकाह में कबूल करे, इसलिए उसने बीस्ट का ये सेकंड टास्क को कबूल कर लिया था। वेल डन। बीस्ट ने नौफिल की तरफ आंखें छोटी करते हुए देखा, जो मुंह बनाकर खड़ा था। पार्ट्स हॉस्पिटल पहुंच गए थे? बीस्ट ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। यस बीस्ट। बासिम ने मुख्तसर जवाब दिया तो बीस्ट ने उसे जाने का इशारा किया तो वो वहां से चला गया, जबकि नौफिल अब भी वहां मुंह बनाए खड़ा था। व्हाट हैपन? बीस्ट ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। हम पाकिस्तान कब जाएंगे बीस्ट? मुझे नहीं रहना यहाँ पर, नौफिल ने मुंह बनाते हुए कहा। वाई? बीस्ट ने एक आईब्रो झुकाई। यहाँ मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। वहाँ तो बहुत मज़ा आता था। हर 2 दिन बाद एक नया शिकार मिलता था, जिसके साथ मैं ढेर सारा फन करता था। मगर अब? नौफिल बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कह रहा था, जिस पर बीस्ट ने बोरियत का इजहार किया। आफ्टर 1 वीक, बीस्ट ने कहा और उसे जाने का इशारा किया, जिस पर वो पागलों की तरह खुश होने लगा। हाय जाने मन, जाने जहां, मुझे पता था तुम मेरी बात जरूर मानोगे। लव यू डार्लिंग। नौफिल उसके करीब आया और गले मिलने के लिए उस पर झुकने लगा, जिस पर बीज ने खूंखार नजरों से उसे घूरा तो वो सॉरी सॉरी करता हुआ वहां से चला गया। जबकि बीज अब संजीदगी से कुछ सोचों में गुम हो गया था, तभी उसके मोबाइल पर कॉल आई, जिसे सुनकर वो आग बगोला होने लगा। सामने पड़ा ग्लास हाथ मारकर तोड़ दिया, जबकि उसका हाथ भी जख्मी हो चुका था। मुझे हर हाल में जल्द से जल्द ये 3 चिप हासिल करनी होगी, फिर तुम्हारा खेल खत्म डॉन। वो खूंखार नजरों से मोबाइल को घूर रहा था, जैसे उसे भी जमीन पर मारकर तोड़ देगा। दूसरी तरफ कल शाम ही रोहेल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था, मगर मजाल है जो उसने एक बार भी माही से बात की हो या उसके किसी सवाल का ठीक से जवाब दिया हो, जबकि माही भी ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि वो क्यों नाराज था। इस वक्त वो अपने रूम में मौजूद था। माही कल से 2-3 बार आ चुकी थी उसकी खैरियत पूछने, मगर वो तो उसे बैठने का भी नहीं कह रहा था। उसे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो खुद ही होटल इंतज़ामिया को कॉल कर देता था, जिसका मतलब साफ वाज़ेह था कि वो अपना कोई काम भी माही से नहीं करवाना चाहता था। वो किसी भी काम में माही की मदद नहीं लेता था। अभी वो बिस्तर पर लेटा आराम कर रहा था जब उसका मोबाइल बजा, जिस पर बीस्ट का नाम चमक रहा था। तबीयत कैसी है? पहले से काफ़ी बेहतर बीस्ट।
रोहेल ने भी मुख्तसर सा जवाब दिया। काम हुआ? बीच ने धीमी सी आवाज में पूछा। अभी नहीं हुआ, बट जल्द ही हो जाएगा। बीच को रोहेल पर पूरा भरोसा था। बीच का दिया हुआ काम रोहेल जरूर पूरा करता था, फिर चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न दी गंवानी पड़े। गुड, बीच ने कहा और फोन बंद कर दिया, जबकि रोहेल को अब भूख महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने कल शाम सूप पीकर दवाइयाँ खाई थी और सो गया था। तब से अब दोपहर 1 बजे तक उसने कुछ भी नहीं खाया पिया था। उससे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उठा भी नहीं जा रहा था, और सोने पे सुहागा उसके जख्म की पट्टी से भी हल्का सा खून रसने लगा था। पहले उसने सोचा बासिम को बुला ले हॉस्पिटल जाने के लिए, मगर जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मुस्कुराने लगा। आ जाए, उसने बेरुखी वाले अंदाज में कहा। माही अपने हाथ में एक ट्रे थामे कमरे के अंदर आई और बेड पर रोहेल के पास आकर बैठ गई, जबकि रोहेल दोबारा से मुंह सुजाकर बैठ गया। अब तबीयत कैसी है आपकी रोहेल? माही ने बारीक सी आवाज में कहा। ठीक है, जिस पर रोहेल ने फीके लहजे में मुख्तसर जवाब दिया। आपने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? माही ने फिक्रमंदी से पूछा, मगर रोहेल ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए मोबाइल उठाकर कॉल लगाई। हेलो, हाँ बासिम, मुझे कुछ काम था यार, तू आ सकता है? रोहेल कॉल पर खुद को बहुत मसरूफ जाहिर कर रहा था। उफ, अच्छा, इट्स ओके यार, एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल जाना था बैंडेज करवाने। रोहेल ने माही की तरफ नजर की, मगर उसे खुद की तरफ मुतवज्जा पाकर जल्दी से नजर झुका गया। तभी माही की नजर उसकी पट्टी पर गई। वो कितनी मुश्किलों से शर्ट पहने बैठा था, मगर खून फिर भी नजर आ रहा था। जैसे ही उसने मोबाइल रखा, फौरन से माही उसके करीब गई। रोहेल, ये क्या? आपके तो ब्लड आ रहा है। माय गॉड। माही परेशानी की हालत में उसके इतने करीब थी कि रोहेल उसकी खुशबू महसूस कर रहा था, मगर उस बेचारी को तो रोहेल के जख्म के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। रोहेल उसकी कुर्बत को महसूस करता हुआ मजीद उसके करीब आने लगा। जब माही को एहसास हुआ कि वो उसके कितने करीब है, माही ने जल्दी नज़रें झुकाई और उससे दूर होने लगी। हो जाएगा ठीक, कर लूंगा बैंडेज खुद। वो भी रोहेल था, ना अकड़ना उसको भी बहुत अच्छे से आता था। पहले ये खाना खाए, फिर आपकी बैंडेज मैं कर दूंगी, माही ने नरमी से कहा और ट्रे उसके करीब लाई। मुझे भूख नहीं है, रोहेल ने दूसरी तरफ मुंह किया। भूख हो या ना हो, खाना तो आपको पड़ेगा। अगर सही होना है तो मेडिसिन पाबंदी से लेनी भी होगी। इसके लिए आपको ठीक से खाना खाना होगा। माही किसी डॉक्टर की तरह उसे समझा रही थी। रोहेल उसे बड़ी हैरत से देख रहा था। रोहेल तो बहुत सालों से उससे मोहब्बत करता था, उसकी कुर्बत में सुकून पाता था, मगर माही को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे उसकी मोहब्बत को कबूल करके, मगर वो अब भी कितनी फिक्र कितना ख्याल कर रही थी उसका। क्या हुआ, खाए ना प्लीज। माही ने लुकमा बनाकर उसके करीब किया, जिस पर रोहित ने आईब्रो का जाविया बनाया। आप मान रही हो मेरी बात, जो मैं आपकी बात मानूं? और नहीं हो रहा मुझे ठीक, रहने दे इसी हाल में मुझे। रोहेल ने अब कहीं जाकर अपने अल्फाजों से नाराजगी का इजहार किया था, वो भी आधा अधूरा। रोहेल, क्या हो गया है आपको? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं होना आपको ठीक? पूरी लाइफ पड़ी है आगे, अब क्या ऐसे ही बेड पर लेटे रहने का इरादा है आपका? माही की बात पर वो उसे मायूसी से देखने लगा। फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें मेरा प्यार, मेरी जान ही मेरे साथ ना हो, रोहेल ने उदास लहजे में कहा, जिस पर माही उसे खाली नजरों से देखने लगी, जिससे उसके पास कोई जवाब ना हो। आपका बहुत थैंक्स, आप इतनी फिक्र कर रही हो मेरी। आगे मुझे अकेले रहना है तो अकेले ही सब हैंडल करना होगा। आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। ये सब ले जाओ, मुझे नहीं खाना, और जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना, मैं उठ नहीं सकता। क्या था वो शख्स, बातों बातों में ही उसके सामने खुद को कभी मजबूत तो कभी कमज़ोर साबित कर रहा था। माही को उसका ये रवैया बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगी, मगर तभी रुकी। खाना यहाँ रख दिया है, खा लीजिएगा प्लीज़। माही वहां से बाहर चली गई, जबकि रोहेल को लग रहा था वो अब माही को अपनी बात मनवाने के लिए राजी नहीं कर पाएगा। ये कैसे मुमकिन है बीस्ट? अगर ऐसा हो गया तो हमें पाकिस्तान जाने के बजाय किसी और मुल्क जाना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना इसका मतलब? यार, हमारा प्लान खतरे में है। बासिम ने बीस्ट की बात सुनकर परेशानी जाहिर की, मगर यकीनन बीस्ट का भी कोई प्लान तो होगा ना। वो ऐसे ही अपने किसी दुश्मन के हाथों शिकस्त खाने वालों में से हरगिज नहीं है। हम पाकिस्तान ही जाएंगे, हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आरजे की दी हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक गुल खान के 250 आदमी पाकिस्तान रवाना हुए हैं, जिनका मकसद हमें ढूंढना है। मगर वो इस बात से अनजान है कि डॉन के आदमी उनके ताक़ुब में है, और
वो मौका मिलते ही उसके सारे आदमियों को मारकर चिप हासिल करना चाहेंगे, जो कि हमारे प्लान के लिए नुकसानदायक साबित होगा। इसलिए हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। बीच की बात सुनकर महर और हुरैन भी थोड़ा घबराई थी, क्योंकि अब उनका ये मकसद बहुत अहम मराहिल से दो चार होने वाला था। मुमकिन था उन्हें इस मुश्किल वक्त में काफ़ी परेशानी और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। बीच ने उन्हें बहुत अच्छे से सिखाया था कि मजबूत कैसे बना जाता है और मुश्किल वक्त को खुद पर हावी करने के बजाय उस पर हावी कैसे हुआ जाता है। वो लोग बीच का प्लान सब जान चुके थे। तो मतलब इन चंद दिन के अंदर अंदर हमें पाकिस्तान जाना होगा। बासिम ने कुछ सोचते हुए नौफिल की तरफ देखकर बीच से कहा, जिस पर नौफिल बोल पड़ा, हाँ हाँ भाई, मुझे पता है, इस बार भी टिकट करवाने मुझे ही जाना पड़ेगा। हूँ, 6 लोगों की टिकट बुक करवाने की जिम्मेदारी मेरे इन नाजुक कंधों पर डाल दी जाती है। जालिमों ने उसके मुंह बनाने पर इस सिचुएशन में भी महर की हंसी निकल गई, जबकि बीच उसकी इस जनाना हरकत पर उसे घूरने लगा। 6 नहीं 8, बीच के कहने की देर थी। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हुए, उसे ऐसे देखने लगे जैसे उसने किसी खजाने का जिक्र कर दिया हो। बीस्ट हमेशा की तरह मगराना चाल चलता हुआ वहां से चला गया, जबकि पीछे वो सब खड़े एक दूसरे से यही सवाल कर रहे थे कि 6 के बजाय 8 टिकट क्यों। ओह, तो मतलब एक तीर से दो नहीं बल्कि 3 शिकार डॉन का खास आदमी समझ चुका था। डॉन की प्लानिंग इसलिए शैतानी मुस्कुराहट लिए कहने लगा, जिस पर डॉन ने भी शैतानों की तरह हंसना शुरू कर दिया। तो डॉन, अगर आप कहो तो मैं खुद पाकिस्तान जाकर उन पर नजर रखूं। जैसे ही वो लोग बीच का काम खत्म करेंगे, हम उन लोगों का काम तमाम कर देंगे। डॉन के आदमी ने डॉन का शराब का ग्लास पकड़ाते हुए पूछा। अहम इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने बहुत ख़ास बंदों को भेज दिया है, और फिर तुम तो जानते हो तुम्हारा काम मेरे साथ ही रहना है। डॉन की बात पर वो हाँ में सर हिलाकर रह गया था। बाय बाय एयर ही जाएंगे, मगर प्राइवेट हेलीकॉप्टर में। बासिम की बात पर सब लोग हैरान हुए, क्योंकि अभी तो बीच ने टिकट्स करवाने का कहा था, मगर अब उसका इरादा कुछ और था। ओह वाह, यानी हम अपने हेलीकॉप्टर में जाएंगे, नौफिल ने खुशी से कहा, मगर बासिम बहुत संजीदा था, क्योंकि उसे शक हो चुका था कि बीच ने 6 के बजाय 8 टिकट्स का क्यों कहा था। बात वाकई कुछ और थी। वेल, हमें पैकिंग कर लेनी चाहिए। बासिम अपने कमरे में चला गया, साथ महर भी चली गई। हम भी अपनी पैकिंग करें हूर, नौफिल ने एक साइड होकर पूछा, जिस पर हुरैन उसे आंखें दिखाती हुई चली गई। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। हमेशा की तरह वो बेचारा जनाना अंदाज में बड़बड़ाता हुआ अपने कामों में मसरूफ हो गया। जब उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो उसे याद आया कि रोहेल के जख्म से खून निकल रहा था। न जाने वो किस तरह अपनी बैंडेज करेगा। माही कुछ देर तो सोचती रही कि जाए या ना जाए, मगर फिर उसका दिल नर्म होने लगा तो रोहेल के रवैये को भुलाकर उसने न जाने का फैसला किया। रोहेल कब से खुद की बैंडेज करने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे तो जख्म पर लगा खून भी साफ नहीं हो पा रहा था। माही बिना पूछे अचानक कमरे में आ गई और जैसे ही सामने नजर पड़ी फौरन आंखों पर हाथ रखने लगी, जबकि उसे यूं अचानक पाकर रोहेल भी थोड़ा शर्माने लगा था, क्योंकि वो बिना शर्ट के बैठा था। क्या हुआ, कोई काम था आपको? रोहेल ने फीके लहजे में पूछा, जिस पर माही ने बिना हाथ हटाए जवाब दिया, जी वो आपकी बैंडेज करनी थी। माही की बात पर रोहेल उसे बहुत हैरत से देखने लगा। तो करो फिर। अब उसके दिमाग में थोड़ी शरारत सूझ रही थी। माही आंखों पर हाथ रखकर आगे बढ़ने लगी और बेड तक आई। ऐसे करोगी बैंडेज, आंखों पर हाथ रखकर? रोहेल की बात पर माही ने आंखों से हाथ हटाए, मगर नजरें अब भी झुकी हुई थी। रोहेल ने फर्स्ट एड बॉक्स उसके करीब किया तो माही ने उसे थमाया और उसके करीब आकर बैठ गई। पहले माही ने उसके जख्म पर लगा खून साफ किया, मगर रोहेल का दर्द तो जैसे कहीं गायब हो गया था। उसकी नजरें माही पर थी। वो उसे आज बेइंतहा करीब थी, इतनी कि वो माही की खुशबू को अपनी सांसों में उतार रहा था। अब माही ने उसके जख्म पर ट्यूब लगाया और बैंडेज करने लगी। पट्टी बांधते वक्त उसके चेहरे के इतने करीब थी कि रोहेल का दिल कर रहा था उसके होठों पर एक गुस्ताखी की जाए, मगर माही की नज़र जब रोहेल के चेहरे पर गई तो वो उसे अपने इतना करीब पाकर उससे दूर हटने लगी। जिस पर रोहेल ने अपना जख्मी हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने करीब किया, और भी ज्यादा करीब। माही ने रोहेल के सीने पर हाथ रख लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो सीधा जाकर उसके लबों से टकराती। रोहेल ने दूसरे हाथ की उंगलियों से माही के चेहरे पर आते
बालों को पीछे किया। रोहिल, आपका हाथ। अभी वो आगे कुछ कहती, रोहिल ने उसके लबों पर हाथ रखकर उसे चुप कराया। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, मगर ये बात सच है कि मुझे अब तुम्हारी आदत हो चुकी है। तुमसे पहले मैं अपना ख्याल खुद रख लेता था, मगर तुम्हारे आने के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा है जैसे मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मुझे मुकम्मल सिर्फ तुम कर सकती हो माही। रोहिल उसकी आंखों में गुमसा हो गया था और अपने दिल की बात माही से कह रहा था, जबकि माही उसे बहुत हैरत से देख रही थी कि कुछ देर पहले क्या था और अब क्या हो गया था वो शख्स। बताओ माही, क्या तुम मुझे मुकम्मल होने में मेरा साथ दोगी? क्या तुम अपनाओगी इस अधूरे शख्स को? अब वो माही को और करीब करके माही की जान निकाल रहा था, जबकि वो अब भी अपने सवाल का जवाब मांग रहा था। माही अपना माजी में तुम्हें बता चुका हूँ। हाल तुम्हारे सामने है और मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। माही ने अपनी नज़र झुकाई, जिसका मतलब साफ था कि वो अब भी अपनी बात पर कायम है। रोहेल ने उसके चेहरे को ऊपर किया। नहीं, आज तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। यूं नजरें ना झुकाओ माही। रोहेल, अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको मेरे डैड से बात करनी ही होगी। फिर जो उनका फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। माही ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, जिस पर रोहेल ने उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। अच्छा, और अगर आपके डैड ने इनकार कर दिया तो क्या करोगी? छोड़ के चली जाओगी मुझे? हाँ। अब रोहेल का लहजा सख्त हो गया था, जिस पर माही ने हाँ में सर हिलाया तो रोहेल ने एक झटके से उसे खुद से दूर किया। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से और अपने डैड से पूछ कर आओ कि रोहेल की बैंडेज करनी है या नहीं। अगर वो हाँ कहे तो फिर आना, वरना मेरे रूम के अंदर आने की हिम्मत भी ना करना, समझी? अगर दोबारा तुम मुझे मेरे आसपास भी नजर आई तो बहुत बुरा होगा, समझी? जाओ यहाँ से अब। रोहेल की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। माही सहम गई थी उसकी आवाज़ पर। माही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। आखिर वो किस तरह उस मासूम सी लड़की पर अपना गुस्सा उतार रहा था, जबकि वो इस बात से वाकिफ था कि वो कितनी हसास लड़की है। रोहेल, आप। माही ने कुछ कहने की हिम्मत की, मगर वो फिर से चीखने लगा, जस्ट गो एंड नेवर कम बैक टू मी अगेन। माही घबराती हुई लड़खड़ाते कदमों के साथ वहां से चली गई, जबकि रोहेल ने अधूरी बैंडेज को ठीक से बांधा और गुस्से से बराबर में रखी ट्रे को हाथ मारकर जमीन पर गिराया। यह वही खाना था जो माही उसके लिए लाई थी। क्यों, आखिर क्यों नहीं मान रही तुम माही? क्यों? वो आज पहली बार इतना गुस्सा दिखा रहा था और पागलों की तरह चिल्ला रहा था। आखिर कितना कुछ उसने किया था अपने प्यार के लिए, गोली तक खा ली थी, मगर माही को अब भी उसका ख्याल नहीं आ रहा था। रोहेल ने कॉल मिलाई और सख्त लहजे में बात करने लगा। नेक्स्ट टास्क। उफ, अब ये अनोनिमस बॉय मुझे क्यों कॉल कर रहा है? अरीशा 5 बार शहराम की कॉल काट चुकी थी, क्योंकि पहली बार रिसीव करने पर वो उसकी आवाज़ पहचान चुकी थी। तभी उसके पास मैसेज आया, अगर कॉल रिसीव नहीं की तो उठा कर ले जाऊंगा, समझी? अरीशा को उसके मैसेज पर हंसी आने लगी। आया बड़ा उठा कर ले जाने वाला, पता नहीं समझता क्या है खुद को, अनोनिमस बॉय। अरीशा अपनी ही बातों में मगन थी। जब माही उसके पास आई वो बहुत डरी सहमी लग रही थी। माही, तुम, क्या हुआ है? अरीशा उसे यूं इस हाल में देखकर परेशान हुई। माही ऐसे ही अरीशा के गले लगकर रोने लग गई। उफ माही, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? रोहिल की तबीयत तो ठीक है ना? अरीशा ने उसे चुप कराना चाहा, मगर वो मुसलसल रोए जा रही थी। इस जालिम को इस मासूम पर जरा रहम नहीं आया था। वो किस तरह उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। कुछ देर तो वो यूं ही रोती रही। फिर माही ने जब रोना बंद किया तो अरीशा ने उससे पानी का ग्लास दिया। माही ने 2 घूंट पीकर ग्लास मेज पर रख दिया। अरीशा नोट कर चुकी थी कि माही बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि ग्लास पकड़ाते वक्त अरीशा देख चुकी थी जिस तरह माही के हाथ कांप रहे थे। माही ने अरीशा को सब कुछ बताया, अब तक जो रोहेल ने उसे कहा था और जो कुछ माही ने रोहेल से कहा था, जिसे सुनकर अरीशा को कुछ अजीब सा लगा। माही, ये तो अच्छी बात है कि वो तुमसे निकाह का इरादा रखता है, मगर ऐसा भी क्या हो गया जो वो इतनी जल्दी निकाह करना चाहता है? पता नहीं यार, वो बहुत गुस्से में है। मुझे डर है कहीं वो मुझे छोड़कर चले गए तो। माही फिर से रोना शुरू हो गई थी, जिस पर अरीशा ने उसे चुप करवाया। बात सुनो माही, अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता होगा तो तुम्हें समझने की कोशिश करेगा, समझी? और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम अब वही करोगी जो मैं कहूँगी। तुम्हें अब बिल्कुल भी रोहिल के पास नहीं जाना। तुम उसे इग्नोर करोगी, समझी ना? अरीशा की बात पर माही उसे गौर से देखने लगी। उफ, आई नो, एक तो तुम्हें किसी को इग्नोर करना नहीं आता। देखो, ये इतना मुश्किल थोड़ी है। तुम उसकी कॉल रिसीव ना करना, उसके मैसेज का जवाब ना देना, और अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो अपना रास्ता बदल लेना। और वैसे भी तुम यहाँ एंजॉय करने आई हो तो एंजॉय करो। कोई रोक लगा कर बैठने की हरगिज जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी?
अरीशा उसे किसी टीचर की तरह गाइड कर रही थी, जबकि माही को उसकी बातें बहुत मुश्किल लग रही थी। माही को पता था ये सब अरीशा के लिए बहुत आसान होगा, मगर वो इस कहीं पर उस खुद इस कहीं पर अमल कैसे करेगी, ये उसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मगर सामने भी अरीशा थी, इग्नोर करने में पीएचडी करी हुई थी उसने। वो उसे बहुत अच्छी तरह से सब सिखाने का हुनर भी जानती थी, जबकि वो इस बात से अनजान थी कि ये बातें कोई सुन चुका है। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता वो अपनी दोस्त के कहने पर चल रही है? बीस, ये कैसे हो सकता है? वो खुद इतनी मासूम है, वो कैसे किसी की बात पर अमल करेगी? तुम्हें पता है वो बहुत नर्म दिल लड़की है, शायद ये सब नाराजगी में कर रही हो। रोहेल अब अपनी की गई हरकत पर बेहद शर्मिंदा था और एक दो बार उसने माही को कॉल भी की थी, मगर माही उसे फुल इग्नोर कर रही थी, जबकि रोहेल को लगा था कि अब माही नाराजगी का इजहार कर रही है। बीस ने माही के इग्नोर करने की असल वजह उन्हें बता दी थी, तभी बता दी थी, जिस पर रोहेल को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। अगर वाकई ऐसा है तो फिर उसकी फ्रेंड उसे मुझसे और भी दूर कर देगी। रोहेल ने कुछ सोचते हुए कहा, उसे मैं संभाल लूंगा, तुम परेशान ना हो और प्लान सुनो। बीस ने रिलैक्स होकर अपना प्लान उसे समझाया, जिसे सुनकर रोहेल थोड़ा कंफ्यूज हुआ, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि बीस्ट बेहतर जानता होगा। वो इस वक्त अपने कमरे में सुकून की नींद सो रही थी, तभी कोई उसके कमरे में आया और उसके करीब आकर बैठ गया, मगर वो अब तक सोने में इतनी मसरूफ थी कि उसे अपने करीब किसी का वजूद महसूस ही नहीं हुआ। क्यों मेरी जान, आखिर क्यों? तुम इतनी बदल गई हो, आखिर क्यों? शहराम बिल्कुल उसके करीब था, उस पर झुककर माथे पर बोसा देने लगा। वो जिस अरीशा को जानता था वो ऐसी तो ना थी। वो थोड़ी गुस्से वाली, थोड़ी मगरूर, थोड़ी नकचड़ी, थोड़ी अकड़ू थी, मगर इतनी ज्यादा नहीं। आखिर वो इतना कैसे बदल गई थी? मेरी ब्यूटी क्वीन, तुमने मुझे खुद से दूर रखकर बहुत बड़ा जुल्म किया मुझ पर। तुम सोच भी नहीं सकती ये 24 साल मैंने तुम्हारे बिना किस अजाब में गुजारे हैं। तुम मेरी जिम्मेदारी थी ना, तुम अमानत थी ना मेरी। फिर तुम्हें मुझसे दूर क्यों किया गया था? शहराम अरीशा पर झुककर अपने दिल की बातें आज उससे शेयर कर रहा था, मगर वो नवाबजादी तो अब भी नींद की वादियों में गुम थी। सब लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, मगर तुम तो मुझे समझ सकती थी ना, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती थी ना, मगर तुमने भी मुझे खुद से दूर कर दिया था। लेकिन अब और नहीं, अब मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। तुम सिर्फ मलिक की मिल्कियत हो, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। सालों से जो फासले हमारे बीच कायम थे, उन्हें आज मैं खुद खत्म करूंगा। शहराम ने शिद्दत से अरीशा के होठों को गिरफ्त में दिया, जिससे अरीशा की आंखें खुल गई। अपने ऊपर किसी को झुका देखकर उसकी तो जान निकल गई, मगर वो शहराम का लम्स महसूस कर चुकी थी। उसे पता था ये वही शख्स है, मगर यूं अचानक इस तरह से वो उसके कमरे में कैसे आ गया? अरीशा उसे खुद से दूर करके उसका चेहरा देखती, मगर उसने अरीशा की आंखों पर हाथ रखा और मास्क लगाकर वहां से जाने लगा। तभी अरीशा ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोका। रुक जाओ, तुम क्यों भाग रहे हो? उसकी बात पर शहराम ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें मैंने कहा था ना कि मुझसे दूर रहो, मगर तुम फिर आ गए, और जब आ ही गए हो तो जा क्यों रहे हो? वो ये अपना मुंह क्यों छुपा कर रखते हो? दिखाने में क्या मसला है तुम्हें? हा बेबी, मसला तो कोई नहीं, बस मैं नहीं चाहता कि तुम अभी से मुझे देख लो। वैसे भी सारी जिंदगी तुम्हें यही शक्ल देखनी और बर्दाश्त करनी है। शहराम ने 2 कदम उसके करीब आकर ये अल्फाज अदा किए थे, जबकि अरीशा अब भी उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। क्या हुआ? हमेशा खुद भगाती हो, मगर आज तो खुद ही हाथ पकड़ के खड़ी हुई हो। लगता है आज इरादा कुछ और है। शहराम अब उसके बिल्कुल करीब था, जबकि उसकी बातों से अरीशा को याद आया कि वो अब भी उसका हाथ पकड़े हुए थी। अरीशा ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ा और उसे खुद से दूर करने लगी, मगर अगले ही लम्हे शहराम ने उसे दीवार से लगाकर आखिर मसला क्या है दीवार से लगा दिया। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? चाहते क्या हो तुम मुझसे? अरीशा ने मुंह बनाते हुए पूछा, जिस पर शहराम उसे बहकी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। और इस वक्त नाइटी में मौजूद थी। तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे कुछ नहीं चाहता। बाय द वे, नाइस नाइटी। कयामत। शहराम ने उसकी नाइटी की डोर पकड़ते हुए बोला, जिस पर अरीशा को उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे। अरीशा भी मज़ाहमत करती जब शहराम ने बराबर लगा स्विच ऑफ कर दिया और शहराम ने उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए, जहां पहले वाले निशान अब कुछ कम हो चुके थे।
शहराम का शिद्दत भरा लम्स अरीशा को मदहोश कर रहा था, मगर वो खुद पर काबू करते हुए उसे दूर करने की कोशिशों में थी। मगर वो भी शहराम मलिक था, उसे अच्छे से पता था कि अपनी ब्यूटी क्वीन को कैसे काबू करना है। अरीशा ने बहुत मज़ाहमत करके उसे खुद से दूर किया। अरीशा का ऐसा करना शहराम के काम में मदाखलत के बराबर था। उसे कहा पसंद था अपने सुकून भरे लम्हे में किसी भी किस्म का खलल। अरीशा की गई मज़ाहमत से वो अरीशा से दूर हुआ और अरीशा को गुस्से से देखने लगा, मगर अरीशा अंधेरे की वजह से कुछ कुछ देख ना पाई। मना किया था ना मैंने, मना किया था ना। शहराम की आंखें अब गुस्से से लाल हो रही थी। उसकी आवाज़ पर अरीशा सहम गई। अभी कुछ सेकंड पहले तो वो उस पर पिघल रहा था, मगर अब शहराम ने अपने गुस्से का इजहार किया इस तरह किया कि अरीशा की नाइटी की डोरी खोल दी। अब उसने अरीशा की जान निकाल दी थी। अरीशा आंखें बंद किए अपनी नाइटी को काबू किए खड़ी थी, मगर वो भी शहराम था। उसने अरीशा को बालों से पकड़ा और उसकी गर्दन को अपनी शिद्दत भरे लबों की गिरफ्त में लेने लगा। वो यूं ही अपनी शिद्दत को, अपने गुस्से को अरीशा पर जाहिर कर रहा था। शहराम का लम्स अब अरीशा को गर्दन से नीचे महसूस हो रहा था। वो शख्स आज कुछ ज्यादा ही बहक रहा था, या फिर वो इस तरह से उसे अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। प्लीज नहीं, प्लीज। अभी वो कुछ ज्यादा बहकता जब अरीशा की दर्द भरी आवाज पर रुका। वो अपना मास्क लगाते हुए दूर हुआ और स्विच ऑन किया। डरो मत, निकाह से पहले बस इतना ही जुल्म करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। अरीशा का गाल थपथपाता हुआ वो रूम से बाहर चला गया, जबकि अरीशा को एक नई मुश्किल में डाल गया था। दूसरी तरफ आज वो लोग आखिरी बार आउटिंग पर गए थे, फिर वहां से शॉपिंग मॉल। रोहेल भी उसी शॉपिंग मॉल में था, मगर माही उसे बार बार इग्नोर कर रही थी। वो अरीशा की बताई गई बातों पर बहुत अच्छे से अमल कर रही थी, जबकि रोहेल को अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा रवैया किया ही क्यों था माही के साथ, जो माही उसको इस तरह से इग्नोर किए जा रही थी। रोहेल भी उसी रेस्टोरेंट में था जहां माही अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी, मगर माही अब भी रोहेल की तरफ एक बार भी नहीं देख रही थी, जबकि रोहेल बेचारा पत्थर दिल इंसान आज अपने प्यार के हाथों उस पत्थर दिल में दर्द महसूस कर रहा था। रोहेल अभी बाहर निकला ही था जब उसके कान में लगे एयरफोन पर कॉल आने लगी। बीस ने कॉल रिसीव की, तभी उसको आवाज आई, रेडी रहो। बीच के अल्फाज उसे कुछ समझ नहीं आए। तभी माही अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल रही थी। जैसे ही माही रोहेल के सामने से गुजरने लगी, वहीं से एक गाड़ी गुजरने लगी। गाड़ी देखकर रोहेल समझ चुका था और होशियार भी हो चुका था। आरजे, बचाओ इसे। बीस के कहने की देर थी जब चलती गाड़ी से किसी ने बंदूक से फायर किया। उनका निशाना माही की तरफ था। रोहेल ने माही को धक्का दिया, जिससे वो दोनों ही साइड पर जा गिरे। क्योंकि माही सबसे पीछे थी, इसलिए बाकी सब लोग आगे जा चुके थे, इसलिए माही पर फायर किया गया था। रोहेल यूं अचानक वाले हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार न था। गोली रेस्टोरेंट के शीशे पर लगी थी। अरीशा समेत सब लोग गोली की आवाज से पीछे मुड़कर देखने लगे, मगर माही और रोहेल साइड में गिर चुके थे, इसलिए माही सेफ थी। मगर वो गाड़ी जिसमें से किसी ने फायर किया था वो जा चुकी थी। इस अचानक वाले हमले में भी रोहेल ने माही का बचाव कुछ इस तरह किया था कि माही को खुद के साथ लेकर गिरा था, जिससे उसका सर जमीन पर लग गया था और खून बह रहा था। मगर माही बिल्कुल ठीक थी, बस उसके हाथ में खरोंच आई थी। सब लोग भागकर माही के पास आए, जबकि माही अपने आप को भूल चुकी थी। उसका सारा ध्यान रोहेल पर था, जबकि रोहेल आंखें खोलकर उसे देखने लगा। वो पागलों की तरह उस पर झुककर रोने में मसरूफ थी। रोहेल, मेरी स्लीपिंग ब्यूटी, मैं अभी जिंदा हूँ। रोहेल की आवाज़ पर माही ने सर उठाकर उसे देखा तो वो उस हालत में भी मुस्कुरा रहा था। रोहेल ने उठने की कोशिश की। हारिस और हारून ने भी रोहेल को सहारा दिया, मगर उसका सर जमीन पर लगने की वजह से चकरा रहा था। हारिस टैक्सी बुलाने लगा, मगर रोहेल ने उसे अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाल कर दी। रोहेल का काफी खून बह चुका था, इसलिए हारिस वक्त ज़ाया किए बगैर उसकी गाड़ी स्टार्ट करके सामने लाया और माही के साथ ही उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया। जबकि रोहेल ने सबको कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसलिए सब लोग उसके बहुत कहने पर होटल वापस चले गए। रोहेल के सर पर बैंडेज की गई और उसे आराम का कहा, मगर वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसे वापस होटल जाना था। हर हाल में उसकी बहुत जिद पर हारिस और माही उसे वापस होटल लेकर आ गए थे। सब लोग उसके कमरे के बाहर खड़े थे। जैसे ही वो लिफ्ट से ऊपर आए, सब लोग तबीयत पूछने लग गए, जिस पर वो आराम का कहकर कमरे में चला गया और अंदर से कमरा लॉक कर दिया। माही को उसका ये रवैया बहुत अजीब लगा। गाइस, उसे आराम की ज़रूरत है, उसका सर चकरा रहा है, तो हमें उसे अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हारिस की बात पर सब लोग अपने कमरों में चले गए, जबकि माही वहीं खड़ी रही। तभी रोहेल ने दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बुलाया। रोहेल, ज्यादा दर्द तो नहीं है? माही की बात पर रोहेल मुस्कुराने लगा। तुम्हारे लिए मेरी जान कुर्बान, ये तो फिर छोटी सी चोट है।
उसने माही की जान बचाई थी। अगर वो उसे ना बचाता तो माही आज जिंदा ना होती। रोहेल प्लीज ऐसा ना कहे, आपको कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। रोहेल उसकी बात पर चुप हो गया था। काफी देर तक वो यूं ही चुप रहा। फिर उसने उस खामोशी को तोड़ा। वैसे तुम इग्नोर अच्छा कर लेती हो। रोहेल की बात पर माही ने सर झुका लिया, मगर रोहेल अब भी उसे ही देख रहा था। रोहेल मैं माही कुछ कहती, जब ही रोहेल बोल पड़ा, माही शायद तुमने ठीक ही कहा, ठीक ही किया था। तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही ठीक था। काश मैं तुम्हारे साथ उस दिन बाहर ना जाता, ना ही वो लोग तुम्हें मेरे साथ देखते, और ना आज वो लोग तुम्हें निशाना बनाने आते। सब गलती मेरी है। रोहेल का लहजा सख्त था, मगर गुस्सा उसे बीस्ट पर था। रोहेल प्लीज खुद को ब्लेम ना करे, आपकी इसमें कोई गलती नहीं। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। माही ने उसका हाथ थाम कर कहा, मगर रोहेल के तासुरात कुछ अजीब लग रहे थे, जैसे वो खुलकर कुछ बयान नहीं कर पा रहा हो। सब कुछ मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी जान भी खतरे में है, सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, मुझे कुछ करना होगा। मुझे जॉब ढूंढने से पहले कुछ करना होगा। रोहेल अपनी ही सोचों में कुछ बोले जा रहा था, जबकि माही को उसकी बातों से फिक्र हो रही थी कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। रोहेल, आप दूसरे कंट्री में जॉब करेंगे? रोहेल ने हाँ में सर हिलाया। तो क्या आप हमेशा के लिए दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाएंगे? माही ने जांचती नजरों से उसे देखा, जिस पर रोहेल उसके करीब आया। हाँ, मुझे कहीं तो जॉब करनी होगी, मगर मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम्हें मुझसे निकाह भी नहीं करना। मुझे कुछ सोचना होगा। मुझे तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। रोहेल के अजीब ही तासुरात थे। वो धीरे धीरे गुस्से में आता जा रहा था। उसका ये सख्त लहजा अब और भी ज्यादा सख्ती इख्तियार कर रहा था। वो अपनी बात कहता हुआ कुछ सोचकर वहां से उठकर जाने लगा। तभी माही ने उसे रोका। रोहेल, क्या हो गया? आप कहाँ जा रहे हैं? तुम अपने कमरे में जाओ, वो और अकेले बाहर मत निकलना, तुम्हें मेरी कसम। वो कहता हुआ उसे उसके कमरे में भेजकर खुद गाड़ी की चाबी लिए होटल से बाहर निकल गया। जबकि माही को कमरे में जाता देखकर हारिस ने जैनिश को बताया, तो जैनिश और अरीशा उसके कमरे में चली गई। रोहेल फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। वो गाड़ी से उतरकर फार्म हाउस के अंदर सीढ़ियां अबूर करता हुआ सीधा बीस्ट के ऑफिस आ पहुंचा। जबकि बीस्ट अपनी कुर्सी पर पुरसुकून अंदाज में बैठा सिगरेट नोशी कर रहा था, तभी रोहेल उसके कमरे में दाखिल हुआ, बिना इजाजत लिए। मगर बीस्ट को पहले से ही इल्म था उसके इस रद्द अमल का। बीस्ट, क्या था ये सब? ये किस किस्म की हरकत थी? उसे कुछ हो जाता तो? रोहेल का जिस्म पसीने से शराबूर था, आंखों में सख्त तासुरात थे, सांस फूल रहा था और लहजा भी काफी सख्त था। आज पहली बार बीस्ट से इस लहजे में बात कर रहा था। हुआ तो नहीं ना? बीस्ट ने पुरसुकून अंदाज में कहा, जबकि आंखें उसकी अब भी बंद थी। उसकी इस बात से रोहेल को और भी ज्यादा गुस्सा आया। क्या मतलब है तुम्हारा? यार, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया था? कुछ भी हो सकता था उसे। अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा था तो तुम मुझे पहले से बता सकते थे। अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम माही पर फायर चलाने के खिलाफ होते। बीस्ट ने अब आंखें खोली और सामने खड़े रोहेल को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, मगर रोहेल का सांस अब भी फूल रहा था। बीस्ट, ये कोई तरीका नहीं था। तुम्हें उस पर फायर चलाने की क्या जरूरत थी? तुम मुझ पर भी तो चला सकते थे ना। रोहेल ने किस जज्बे से खुद पर फायर करवाने की बात की थी। बीस्ट उसकी तरफ एब्रो का जाविया बनाते हुए देखने लगा। तुमने इश्क में तकलीफें उठाने का ठेका ले रखा है क्या? बीस्ट की बात पर रोहेल ने नजरें चुराई, जिस पर बीस्ट ने सिगरेट को एस्ट्रे में मसल दिया। क्या हुआ तुम्हारे इस प्लान से? बीस्ट, सब कुछ वैसा ही है, और कल वो पाकिस्तान जा रही है। रोहेल ने फिक्रमंदी से कहा। वो वैसे तो बहुत समझदार और ज़हीन था, मगर अपनी मोहब्बत के मामले में उसका दिमाग या तो बहुत ज़्यादा चलने लगता था या फिर बिल्कुल ही काम करना छोड़ देता था। बीस्ट ऐसा कोई प्लान बनाता ही नहीं जो रायगा जाए। बीस्ट ने एक ही जुमला कहा और फिर से कुर्सी से सर टिकाकर बैठ गया, जबकि रोहेल को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई थी। मतलब? रोहेल ने एक ही लफ्ज में उससे वजाहत मांगी। तभी उसका फोन बजने लगा। इस मतलब का जवाब तुम्हें अपने फोन से मिलेगा। बीस्ट की बात पर उसने मोबाइल निकाला तो माही का फोन था। फॉर गॉड सेक अरीशा। माही परेशान थी कि क्या फैसला करे, मगर अरीशा उसके मामले में बहुत संजीदा थी और तभी वो माही को बार बार रोहेल से दूर रहने का मशवरा दे रही थी। मगर इस बार जैनिश बोल पड़ी थी, जिस पर अरीशा की जबान को ब्रेक लगी। ये इसकी जिंदगी है, उसे खुद ही फैसला करने दो। जैनिश की बात पर माही को भी थोड़ी हिम्मत आई थी। उसे वो सब लम्हात याद आ रहे थे जो उसने रोहेल के साथ गुजारे थे। रोहेल की बातें, रोहेल का प्यार, रोहेल का यूं उसकी फिक्र करना, और सबसे बढ़कर रोहेल ने उसे अपनी जान पर खेल कर उसे बचाया था।
वरना आज वो यहाँ जिंदा ना होती, अगर होती भी तो हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही होती। यार क्या हो गया है तुम्हें? उसकी जान खतरे में है। माना कि रोहेल ने आज उसकी जान बचा ली, मगर वो हर जगह उसके साथ नहीं होगा, और माही का रोहेल से दूर रहना ही उन दोनों के लिए बेहतर है। मगर अरीशा अब भी अपनी बात मनवाने में लगी पड़ी थी। मगर तभी माही ने उनसे तन्हाई में रहने का कहा तो वो दोनों वहां से चली गई। क्या फैसला करूं, क्या करूं मैं? क्या रोहेल को खुद से दूर जाने दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर तभी उसने अपना हाथ अपने दिल के मकाम पर रखा और उसे रोहेल की बात याद आई। मेरी जान, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। फिर कैसा डर है? बेसाख्ता माही की आंखों में आंसू आ गए। कितनी मोहब्बत करता था वो शख्स उससे, और माही कितनी खुदगर्ज बनी हुई थी जब वो शख्स खुद कह रहा था कि जब वो उसके साथ है तो उसे डरना नहीं चाहिए। तो क्या वो शख्स झूठा था? आखिर क्यों उसे ये सब बातें नजर नहीं आ रही थी? वो शख्स उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार था, तो फिर वो क्यों उसे इतना तड़पा रही थी? वो तो अब जानती भी नहीं थी वो तो जानती अब जानती भी नहीं थी ठीक से। मगर वो शख्स न जाने कितने सालों से उससे मोहब्बत करता आ रहा था। उसकी मोहब्बत में कोई शक नहीं था। माही ने फैसला कर लिया था कि वो अब उसे और नहीं तड़पाएगी। वो इस प्यार में पागल थी, पर पागल शख्स पर पूरा भरोसा करेगी और अपना आप उसे थाम देगी। वो अब उससे उसे खुद से दूर नहीं जाने देगी। दिल पर हाथ रखकर उसने फोन उठा लिया था। दूसरी तरफ मोबाइल स्क्रीन देखकर रोहेल की आंखें खुली की खुली रह गई। वो बेयकीनी की कैफियत में मोबाइल को घूर रहा था, जिसके लिए उसने पहले इतनी कोशिशें की। अब वही काम बीस्ट एक ही दिन में कर गया था। बीस्ट, ये सब कैसे? रोहेल बेयकीनी की कैफियत में अभी मुब्तला था। बीस्ट ने एक तरफा मुस्कुराहट उछाली और दूसरा सिगरेट सुलगाने लगा। क्या लिखा है उसने? बीस्ट ने कश लगाते हुए पूछा। वो निकाह के लिए राजी है बीस्ट, मगर यूं अचानक ये कैसे मुमकिन है? या तो नामुमकिन था ये तो नामुमकिन था। रोहेल की बात पर बीस ने एक अप्रोच का नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना बीस के बाएं हाथ का खेल है। बीस ने कश लगाकर धुएं को हवा में आजाद करते हुए कहा, जिस पर रोहेल मुस्कुराने लगा। वाकई में ये बात सच थी। वो बीस था, वो हर नामुमकिन को मुमकिन करना अच्छे से जानता था। वो हमेशा खुद ही मुश्किल रास्तों का इंतखाब करता था। उसे शौक था हर मुश्किल को फेस करने का, और वो कर दिखाता था। अभी वो लोग यही बातें कर रहे थे जब नौफिल और बासिम ने अंदर आने की इजाजत मांगी, तो बीस ने इशारे से उन्हें अंदर आने दिया। नौफिल की नजर रोहेल पर गई, जो नीचे गर्दन किए मुस्कुराने में मसरूफ था। पत्थर दिल लोग भी मुस्कुराते हैं, हमें तो आज पता चला। नौफिल की बात पर रोहेल ने नजरें उठाकर उसे देखा, जो उसे ही घूर रहा था। बीस ने बासिम के बैठने का इशारा किया। बासिम को बैठने का इशारा किया, क्योंकि वहां सिर्फ 3 कुर्सियां थी। एक बीच की कुर्सी थी, बीच में टेबल, और टेबल के दूसरी तरफ साइड पर 2 कुर्सियां, जिसमें से एक पर रोहेल बैठा हुआ था, दूसरी पर बासिम बैठ गया, और अब नौफिल खड़ा उन दोनों को घूर रहा था। इस माशरे में मेरी कोई इज्जत ही नहीं। नौफिल के मुंह बनाने पर बासिम उससे मुखातिब हुआ। नहीं मेरी जान, यू आर रॉन्ग। माशरे में शीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट होती है। बासिम के कहने की देर थी जब रोहेल की हंसी निकल गई। ये पहली बार हुआ था कि वो इतना खुश नजर आ रहा था। बासिम बहुत हैरान था उस पर। नौफिल मुंह बनाकर सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। तभी हुरैन और महर वहां आई, तो वो भी नौफिल के साथ सोफे पर बैठ गई। जबकि महर ने रोहेल के सर पर पट्टी देखकर वजह पूछी, जिस पर बासिम बोल पड़ा, बीस्ट साहब की मेहरबानी है। तो रोहेल उसे घूरने लगा, क्योंकि गाड़ी में से फायर बासिम ने ही की थी। बासिम दांत दिखाकर नजर चुरा गया। बीस्ट खैरियत? कोई न्यू प्लान है क्या? हुरैन ने संजीदगी से पूछा, जिस पर बीस्ट ने धुएं को हवा में उड़ाते हुए जवाब दिया, कोई प्लान नहीं, अब निकाह होगा। बीस्ट के कहने की देर थी। नौफिल लपक और बीस्ट के टेबल की तरफ आया। हाय जालिम, तुमने भी धोखा दे दिया मुझे, इस पत्थर दिल इंसान की तरह। रोहिल की तरफ इशारा करता हुआ वो एक अदा से बोला, जिस पर बीस उसे आंखें छोटी करते हुए घूरने लगा। आरजे का निकाह। बीस की बात पर सब लोग हैरान रह गए कि रोहेल इतनी जल्दी निकाह करने वाला है, जबकि नौफिल की खुशी की तो कोई इंतहा ही ना रही। हाय मैं सदके वारी, कब है निकाह? मुझे डांस प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी होगी। हाय कितना मजा आएगा ना, शादी ब्याह वाला माहौल बना हुआ होगा। मैंने तो गाना भी डिसाइड कर लिया, काला डोरिया। नौफिल की बात में महर हंसने लगी, जबकि रोहेल सर पर हाथ रखकर उसे देखने लगा। बस कर दे भाई, हर जगह आ जाते हैं ऐसे लोग, शादी ब्याह हमें तो और भी ज्यादा आते हैं। बासिम की बात पर महर का कहकहा निकला, जिस पर नौफिल बासिम को घूरने लगा।
कोई फंक्शन नहीं होगा, सादगी से निकाह होगा। बीच ने सख्त लहजे में कहा, जिस पर नौफिल मुंह बनाता वापस अपनी जगह पर जा बैठा, जबकि अब सब संजीदगी से बीच की बात सुन रहे थे। निकाह अपार्टमेंट में होगा, जो बासिम और महर का जाती अपार्टमेंट कहलाएगा। निकाह में बासिम और नौफिल के अलावा 2 गवाहान और होंगे। महर, तुम बासिम की फियांसी की हैसियत से माही से मिलोगी और हुरैन तुम नौफिल की फियांसी की हैसियत से मिलोगी। जब बीस ने हुरैन से मुखातिब होकर कहा तो नौफिल का तो दिल बाग बाग हो गया था। वो शर्माने वाले अंदाज में हुरैन को देख रहा था, जबकि हुरैन ने उसे घूरने वाले अंदाज में देखा था। निकाह के बाद आरजे और माही तुम चारों के साथ हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान रवाना होंगे। इसके लिए माही को कैसे कन्विंस करना है आरजे जानता है। दौरान सफर माही को तुम सब पर किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। बीस अपनी बात मुकम्मल करके वहां से जाने लगा जब बासिम ने सवाल किया, बीस्ट और तुम कब आओगे पाकिस्तान? उसके सवाल पर बीस्ट के कदम रुके। जब तुम लोग पाकिस्तान पहुंचोगे तो मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। मतलब साफ था। वो अपने अल्फाज अदा करके बिना किसी की तरफ देखे अपने खास किस्म के स्टाइल से चलता हुआ वहां से बाहर चला गया, जबकि बासिम और सब लोग रोहेल के लिए बहुत खुश थे। सुबह 11 बजे का वक्त था जब सब लोग आपस में माही के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि माही का कमरा लॉक था और फोन भी बन जा रहा था। आज उन लोगों की वापसी की फ्लाइट थी, मगर माही का कुछ अता पता ही न था। यार कहाँ चली गई है ये? इसको पता भी है कि 5 बजे की फ्लाइट है हमारी। अरीशा न जाने कितनी बार उसे कॉल कर चुकी थी, मगर माही का नंबर अब तक बन जा रहा था। अरीशा अब गुस्से में बड़बड़ाने लगी थी। जबकि दूसरी तरफ माही रोहेल के साथ बासिम के अपार्टमेंट में मौजूद थी। वहां उनका निकाह हो रहा था। रोहेल ने माही को एक अच्छा सा रेड कलर का ड्रेस दिलाया था, जिसे पहनकर वो बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि रोहेल उसके कहने पर सफेद कुर्ते में मलबूस था। रोहेल जहांजेब वल्द मोहम्मद जहांजेब अली आपका निकाह माहीन आफ्ताब वल्द रिजवान आफ्ताब के साथ कराया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? रोहेल ने 3 बार कबूल है कहा था। एक बहुत बड़ा हॉल नुमा कमरा था, जहां 4 बड़े सोफे मौजूद थे, जिसमें से एक पर माही और रोहेल बैठे थे। बराबर वाले पर मौलवी साहब, बासिम और नौफिल, जबकि तीसरे पर महर हुरैन मौजूद थे और सामने वाले पर 2 और गवाहान थे। अब मौलवी साहब ने माही से पूछा था, जिस पर माही ने भी 3 बार कबूल है कहा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। माही के कबूल करते ही रोहेल के दिल को सुकून सा मिला था। वो बहुत खुश था, जिसे वो सालों से पाना चाह रहा था। आज वो उसे मिल चुकी थी। अब उनके दरमियान एक पाक रिश्ता कायम हो चुका था। अब वो माही पर पूरा पूरा हक रखता था। मुबारक हो, निकाह हो गया है। नौफिल खुशी से पागल हो रहा था। उसने मिठाई का डिब्बा उठाया और सबको खिलाने लगा, जबकि माही को बहुत पसंद आया था। वो उसे भाभी के बजाय आप ही कहे जा रहा था। रोहेल के नंबर पर 20 की कॉल आने लगी। वो समझ गया 20 क्या कहना चाहता है। माही, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। रोहेल ने माही के कान में सरगोशी की, जिस पर माही उसे घूरने लगी। रोहेल, क्या हो गया है? सब ठीक? सब देख रहे हैं। माही ने उसे आंखें दिखाई। मुझे सच में तुमसे बात करनी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। वो माही को ज़बरदस्ती अपने साथ एक कमरे में ले गया। माही, तुम अपने फ्रेंड्स को कॉल करो और उन्हें कहो कि तुम मेरे साथ पाकिस्तान जाओगी। माही उसकी बात पर हैरान हुई। मगर क्यों रोहेल? आपको पता भी है 5 बजे की फ्लाइट है मेरी। आगे वो कुछ कहती रोहेल बोल पड़ा। माही, मुझे मेरे फ्रेंड ने खबर दी है कि जिसने फायरिंग की थी वो लोग अब भी हमारे पीछे हैं। तुम्हारा यूँ अपने दोस्तों के साथ जाना बिल्कुल ठीक नहीं, ना तुम्हारे लिए ना उनके लिए। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। माही, अब हम प्राइवेट हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान जाएंगे। माही पहले तो इनकार करती रही, मगर फिर अपने फ्रेंड्स की खातिर राजी हो गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें कि रोहेल कैसे माही को बचाएगा, ये सारी इनकी प्लानिंग्स कब पूरी होगी, आगे ये कहानी में क्या होने वाला है। सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर बिल्कुल ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।